नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अदिति द PYQ मेंटोर पर। आई होप आपने अब से पहले आए हुए दोनों तीनों वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा। हम बात कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम रेलवे NTPC एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अब से पहले आए हुए क्वेश्चंस का डीप में एनालिसिस। देखिए, किसी भी एग्जाम में जब आप एंटर करते हैं तो सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपको एक मिरर के जैसे एक गाइड के रूप में काम करेगा। तो आई होप आपने अब से पहले हुए क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है, अच्छे से एनालिसिस को समझा है कि एक क्वेश्चन के बिहाफ पर आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर देखिए, व्हेन डिड द RTI एक्ट कम इनटू इफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ। देखिए, पारित कब हुआ उससे पहले जान लेते हैं कि आरटीआई है क्या। एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग भारत का प्रत्येक नागरिक, जी हाँ, प्रत्येक नागरिक, कोई छोटा नागरिक, छोटा है या बड़ा है, कैसा भी है, अमीर है, गरीब है, कोई भी, प्रत्येक नागरिक ऐसी जानकारी का पता लगाने के लिए कर सकता है जो उसके जीवन को बेहतर बना सकती है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार आता रहता है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कि लोग आरटीआई डालते हैं, पता करते हैं कि इस बार आने वाले एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितनी वैकेंसीज आने वाले एग्जाम में हो सकती हैं। तो वो क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई मीन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। आपका राइट है कि आपको चीज़ें इन्फॉर्म की जाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। पहले एग्जाम में पूछा करता था कि किस साल पारित हुआ, अब विद डेट पूछने लगा है, विद मंथ पूछने लगा है। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। देखिए, अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई अधिनियम लागू हुआ। इसके रिगार्डिंग और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आरटीआई को लेकर वो क्या है। पहली बार आरटीआई का आवेदन किया शाहिद रजा वर्दी ने। आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य क्या है, नागरिकों को सशक्त बनाना। जैसे सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही, ऐसे ही आरटीआई का मेन मोटो है नागरिकों को सशक्त बनाना। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना काम को। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता का यही मीन होता है। भ्रष्टाचार को रोकना, ऑब्वियसली भ्रष्टाचार रुकेगा, आप पहले से ही चीज़ों से अवेयर होंगे तो भ्रष्टाचार में कमी लाई जा सकती है। लोकतंत्र को वास्तविक अर्थ में मजबूत बनाना। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उस रेस्पेक्ट में लोकतंत्र को वास्तविक अर्थ में मजबूत बनाना। यदि क्वेश्चन बनता है कि पारित करने वाला पहला देश कौन था, तो पहला देश था स्वीडन। स्वीडन ने इसको पारित किया था। ठीक है, तो आरटीआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन यही बनता है कि कब पारित हुआ। क्वेश्चन यदि बनता है कि पहली बार कब पारित हुआ, किसने आवेदन किया, या कौन सा देश था इसको पारित करने वाला, तो वो होगा स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वॉज लॉन्च इन द ईयर। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना किस वर्ष में शुरू की गई। देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो 2003 में लागू की गई, उसका देखिए उद्देश्य क्या है उसका अर्थ। देश में किफ़ायती और विश्वसनीय देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में जो असंतुलन देखने को मिलता है ना, ये चीज़ें बैलेंस में नहीं है, असंतुलित रूप से क्या हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो उसको दूर करना ही इसका मेन मोटो है। दूसरा मोटो क्या है, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी एंड डायग्नोस्टिक सुविधाएं देना। मतलब जैसे कि डिमांड है टाइम को देखकर, जैसे कि आपको फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी एंड डायग्नोस्टिक सुविधाएं देना। तो ये तो बात थी PMSSY को लेकर कि कब लागू हुई, क्या इसके मोटोज हैं। यदि बात करें ऐसी ही एक इम्पोर्टेंट योजना, आप सभी जानते हैं, आप सभी अवेयर होंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, या आप कहें आयुष्मान भारत योजना, जो लागू हुई 23 सितंबर 2017 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना, सभी अवेयर हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन बनता है तो कैसे बनता है, देखिए,
इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो इसके मतलब आप कहें उद्देश्य हैं, जो इसके फोकस है, मेन फोकस है, क्या है? देश, पहली चीज़ तो क्या है इसकी खास बात, देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। दूसरा, हर परिवार को एनुअली 5 लाख लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है। तीसरा, सार्वजनिक या निजी अस्पताल में भी लागू है, मतलब कि यदि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट, उसमें कहीं भी आप जा सकते हैं, दोनों में आपको सुविधाएं दी जाएंगी। 5 लाख तक का इसमें क्या है, स्वास्थ्य बीमा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वॉज अकबर बिकेम द फर्स्ट बिकेम द एम्परर, सॉरी, पूछा है कि अकबर कब सम्राट बना। अब देखिए, यदि बात करें अकबर की, तो अकबर सम्राट बना 1556 ईस्वी में। उसका शासन काल रहा 1556 से 1605 तक। अकबर जो कि पुत्र था हुमायूं का और पोता था किसका, बाबर का, और पिता था किसका, जहांगीर का। यानी कि आप कहें हुमायूं, जैसे आपने वो एक मिमिक, उसमें सॉरी मिमिक बोल रही हूँ मैं, आपने एक ट्रिक के माध्यम से याद भी किया होगा, बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर और अकबर का जहांगीर। सेम उसी तरह से कि बाबर का पुत्र था हुमायूं और हुमायूं का पुत्र था अकबर और अकबर का पुत्र था जहांगीर, जहांगीर जो कि चौथा सम्राट था। ठीक है। और यदि बात करें अकबर की, तो अकबर क्या था, तीसरा सम्राट था और अकबर का दूसरा नाम था अकबर ए आजम। इधर मेंशन हुई है चीजें सभी। उसका शासन काल था 1556 से 1605 तक। और अकबर ने दीन इलाही को लागू किया था। दीन इलाही यानी कि ईश्वर का धर्म, कब किया, 1582 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये अकबर ने दीन इलाही कब इसको लागू किया था, कब पारित किया था, 1582 में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अकबर से रिलेटेड। अकबर ने अपने शासन के दौरान कुछ ऐतिहासिक संरचनाएं बनवाई थी, जैसे कि आगरा का किला, दूसरा लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि आगरा का किला किसने बनवाया। आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजे, ये सब अकबर के द्वारा बनाई हुई संरचनाएं हैं। और अकबर का जो शासन काल रहा 1565 से 1605 के बीच, उसमें पानीपत की सेकंड लड़ाई भी हुई। वो अकबर के शासन काल में हुई और उस किस किस के बीच थी वो, अकबर और हेमू के बीच थी। कब हुई थी वो, आप ये कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट नोबेल लॉरेट्स। निम्न में से कौन सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार। इसमें ऑप्शन दिया है लॉरेंस ब्रैग, दूसरा नादिया मुराद, तीसरा मलाला यूसुफजाई और फोर्थ दिया है तुसुंग दाव ली। तो जो सबसे कम उम्र का जो नोबेल प्राइज मिला है वो मिला है मलाला यूसुफजाई को। मलाला यूसुफजाई को 17 साल की एज में, मात्र 17 साल की एज में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इनके साथ साथ किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। ये 2014 की बात है। और किस किस फील्ड में दिया गया था, शांति पुरस्कार। इन्हें शांति पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। किस लिए मिला, महिलाओं की शिक्षा के लिए पाकिस्तान में एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी लड़की, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अब ये नोबेल पुरस्कार है क्या, पहले इसको देखते हैं। मानव जाति को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले जो लोग होते हैं या संस्था होती हैं, उनको ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। तो ये मलाला यूसुफजाई हैं पाकिस्तान की, जिन्हें सबसे कम एज में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए, ये क्यों दिया जाता है, कब दिया जाता है, किस उपलक्ष्य में दिया जाता है, ये समझते हैं। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, ये उनकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है 10 दिसंबर को। कहाँ पर, स्टॉकहोम में। ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे, एक स्वीडिश थे, स्वीडिश रसायनक, स्वीडिश अभियंता, आविष्कारक, व्यापारी और लोकोपकारी व्यक्ति थे। ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने डायनामाइट, एक सेकंड देखिए, ये इन्होंने क्या किया था, डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। और ये नोबेल पुरस्कार है, कब से दिए जाने लगे हैं, ये दिए जाने लगे हैं आपके 1901 से। अब आप जानते हैं कि जो नोबेल प्राइज है वो 6 फील्ड में दिए जाते हैं।
उसकी भी हम बात करेंगे। उनमें से जो एक फील्ड है शांति पुरस्कार, वो कहाँ पर दिए जाते हैं? वो स्टॉकहोम में न देके वो नॉर्वे में दिए जाते हैं। वो नॉर्वे में दिए जाते हैं। पहले 5 फील्ड थे जिसमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। अभी 6 फील्ड हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। छठा ऐड हुआ है हमारा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1969 में। अब देखते हैं वो 5 फील्ड कौन से हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पहला आपका फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा इकोनॉमिक्स, छठा लिटरेचर, पांचवा पीस और छठा मेडिसिन। छठा कौन सा है? बेसिकली इकोनॉमिक्स, जिसको 1969 में ऐड किया गया। अब देखिए इस बार जो नोबेल प्राइज मिले हैं 2024 के, एक बार उनको भी देख लेते हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। फिजिक्स में किसे मिला है नोबेल प्राइज? जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिल्टन को, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। केमिस्ट्री में डेविड बेकर, डेमिस हास्बिस और जॉन एम जम्फर को दिया गया है। इकोनॉमिक्स में डेरोन एम्स मोमल्यू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, 3 को दिया गया है। देखिए जैसे 3 को दिया गया है ना, तो क्वेश्चन बन सकता है 4 वो आपको ऑप्शन दिया होगा और उसमें से पूछेगा कि इनमें से एक कौन नहीं है जिसको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। लिटरेचर में मिला है हांगकांग को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हांगकांग को। ये फर्स्ट एशियन लेडी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल रहा है लिटरेचर में। पीस में अभी अभी मिला है, पीस की अभी अभी बात हुई है, पीस में मिला है निहोन हिडांग्यो को, जो कि एक जापानी संगठन है, और वही जापानी संगठन से ये जुड़ा हुआ है जो ये परमाणु बम गिराए गए थे ना, हिरोशिमा और नागासाकी, उसी संगठन से ये लोग हैं जिनको इस बार पीस में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, निहोन हिंडाक्यो। मेडिसिन में दिया गया है विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुएकन को। ठीक है, ये थी नोबेल प्राइज की बात कि 6 फील्ड में दिया जाता है और 2024 में किन किन को दिया गया है। और एक नोट करने वाली चीज ये है कि जो भारत का जो सर्वोच्च पदक है वो क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न। अब यदि भारत रत्न की बात की जाए तो अभी रिसेंट में आप मेंशन करें कि अभी रिसेंट में सबसे लेटेस्ट भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज रिवोल्ट ऑफ 1857 फाइनली सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? अब देखिए बात आई है किसकी? 1857 का विद्रोह। ठीक है, देखिए जो 1857 का विद्रोह था, ये कब हुआ? ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ये हुआ आपका 10 मई 1857 को मेरठ से। ठीक है, इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे मंगल पांडे। जब ये 1857 का विद्रोह हुआ उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें मैंने मेंशन की हैं और फैक्चुअल चीज़ें, इधर उधर की कोई बात नहीं की गई है। बिल्कुल फैक्ट के आधार पर क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस किया है कि पहले के एग्जाम में क्या क्वेश्चन बने हैं और आगे के एग्जाम में उनसे मिलते जुलते क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रखेगा कि यदि ये क्वेश्चन बना है तो इससे मिलते जुलते ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है और डिटेल में उन्हीं का हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। अब ये जो विद्रोह हुआ इसके पीछे कारण क्या था? देखिए एक तो कारण था कि चर्बी वाले जो कारतूस थे उनका उपयोग किया जा रहा था, दूसरा भारी भरकम टैक्स लगाया जा रहा था। तो ये जो 2 कारण थे ये मेन कारण थे 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके पीछे। अब जो ये 1857 का विद्रोह हुआ इसके जो जनक थे वो मंगल पांडे थे। साथ ही साथ इसमें जो महत्वपूर्ण नेता थे ना, वो देखिए कौन थे। एक तो थे आपके, इधर लिखा है मैंने, बहादुर शाह जफर। फोटो भी दिखी हुई है बेटा, फोटो से आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकते हैं। बहादुर शाह जफर थे, एक लक्ष्मीबाई थी, एक थे आपके ये खान बहादुर थे और एक थे आपके मंगल पांडे। ये महत्वपूर्ण नेता थे, इम्पोर्टेंट लीडर्स थे ये इस विद्रोह के पीछे, इस विद्रोह के जनक, इस विद्रोह को सपोर्ट करने वाले। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही हैं।
कि कैसे ये क्या डेप्थ में एनालाइज चल रहा है और कैसे इसके आधार पर हम अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? आप मुझे देख के बताएं। ये इमेज में दिखा हुआ है गांधी सागर बांध, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? चंबल नदी पर। अब देखिए जब ये गांधी सागर बांध बना तो इसकी आधारशिला रखी हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और ये एक इम्पोर्टेंट डैम में से एक है मध्य प्रदेश के, जो चंबल नदी पर बना है, गांधी सागर बांध। यदि मध्य प्रदेश के और डैम की बात करें, जो अदर डैम है एमपी में, एक है इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा के साथ साथ एक और वेस्ट फ्लोइंग नदी है, उसे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। दूसरा है बाण सागर बांध जो सोन नदी पर बना है। और तीसरा है माता टीला जो बेतवा नदी पर बना है। ये सारे फैक्ट्स को इसमें मेंशन किया गया है। आपको एक ही क्वेश्चन में चार के जो चार डैम हैं उनको उनके बारे में आपको जानकारी दी गई है कि यदि मध्य प्रदेश में ये एक डैम है तो बाकी के 3 और डैम भी हैं। आप उनको भी एक ही क्वेश्चन में साथ ही साथ देख सकते हैं। अब चलिए और इम्पोर्टेंट जो डैम है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला आपका टिहरी बांध जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस नदी पर बना है? भागीरथी नदी पर बना है। और ये भारत का सबसे ऊंचा, हाइट की बात करेंगे ऊंचा, ठीक है। आप इसको कैसे लर्न करना है ये आप देखिए। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो बना है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। दूसरा भांगड़ा नागल बांध जो बना है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर। तीसरा नागार्जुन सागर बांध जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। किस पर बना है? कृष्णा नदी पर। किस पर बना है? कृष्णा नदी पर। फोर्थ है आपका हीराकुंड बांध जो सबसे लंबा है। ऊंचा कौन है? टिहरी। लंबा कौन है? हीराकुंड बांध जो ओडिशा में बना है महानदी पर। कौन सी रिवर पर? महानदी पर। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी। आपने चीज़ें पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन में अदर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं उनको डेप्थ में एनालाइज कर रहे हैं। तो मैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है जो पहला एग्जाम हुआ है ना एनटीपीसी का, उसका क्वेश्चन है। देखिए अब ध्यान से, जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है यूएनईएससीओ द्वारा? आप देखिए अब ये क्या है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पूछा गया। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की गई है। तो ये 2020 तक तो थी 1121, एट प्रेजेंट है ये 1199। ये इमेज जो आप देख पा रहे हैं, ये इमेज, इसमें जो भारत की जितनी भी विश्व विरासत स्थल हैं उन सबको मेंशन किया गया है। आप थोड़ा सा जूम आउट करके चीज़ों को देखें तो आपको एक ही मैप में बहुत सारी जो हमारी विश्व विरासत स्थल हैं उनको देखने को मिलेगा, उनके बारे में आप जान पाएंगे। जैसे मैं आपको यदि बताऊं, देखें ये हमें देख पा रहे हैं यूपी का, यूपी में आगरा, और आगरा में विश्व विरासत स्थल है कौन सा? ताजमहल। और फतेहपुर सीकरी भी है। इधर देखिए हिमालय में, ये उत्तराखंड का आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी दिख रहा होगा। सुंदरवन भी है किसमें? विश्व विरासत स्थल में। सन टेम्पल भी है, कोणार्क टेम्पल, ठीक है। ये खजुराहो ग्रुप ऑफ मोमेंट्स भी हैं। ग्रेट लिविंग, इधर देखिए एलोरा केव्स, एलिफेंट केव्स, ये सब क्या है? विश्व विरासत स्थल सूची के अंतर्गत है। भारत की कितनी साइट है देखिए, इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। यूनेस्को क्या है? एक तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो इस्टेब्लिश हुआ 16 नवंबर 1945 को, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? फ्रांस, पेरिस, फ्रांस में। जिसमें टोटल मेंबर हैं 195 कंट्रीज। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया, या इंडिया इसका सदस्य बना 1946 में। जो फर्स्ट साइट थी, जो विश्व विरासत स्थल की जो पहली साइट थी, वो थी गैलापागोस द्वीप। अगर पहली सूची की बात करें कि पहली सूची कब रिलीज की गई, ये रिलीज हुई 1978 में।
और शुरू में इसमें मात्र 12 साइट थी। अब देखिए आप कहाँ 1199 है और कहाँ शुरुआत में इसमें 12 साइट रही थी। यदि हम बात करें भारत की, तो भारत की कुल 43 साइट्स विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। यदि हम रिसेंट की बात करें कि रिसेंट कौन कौन सी हैं, देखिए आप देखिए, पहले हम टोटल देख लेते हैं कि भारत की साइड से टोटल जो 43 हैं उनमें से जो 35 है वो तो है सांस्कृतिक, जो 7 है वो मिश्रित है, और सॉरी 7 जो है वो प्राकृतिक है, और जो एक है वो मिश्रित है। अभी जो रिसेंट में शामिल हुई है एक बार उनको देख लेते हैं, क्योंकि उनसे पूरी पूरी संभावना है कि क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे कि 40th है, जो 40वीं है वो है धोलावीरा, जो शामिल हुई 2021 में। जो 41वीं है वो है शांति निकेतन, जो शामिल हुई 2023 में। जो 42th है 42वीं है वो है होयसल टेम्पल, जो शामिल हुई 2023 में। और जो बिल्कुल रिसेंट वाला क्वेश्चन है, करंट का भी क्वेश्चन बनता है, वो है 43, जो क्या है चराई देव मोई धाम, कहाँ पर, असम में, जो शामिल हुई अभी रिसेंट में 2024 में। तो ये थी किसके रेस्पेक्ट में बात, भारत के रेस्पेक्ट में बात। ओवरऑल विश्व विरासत स्थल सूची में कितनी कितने साइट है, 1199। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य पूछा गया है। देखिए जो सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है वो है आपका ओडिशा। ओडिशा में भी कहाँ, कालाहांडी एक जगह पड़ती है, वहां पर लगभग आधे से ज्यादा, जो टोटल है ना, टोटल का आधे से ज़्यादा जो बॉक्साइट है वो ओडिशा के कालाहांडी में उत्पादित किया जाता है। बॉक्साइट है क्या, बेसिकली एक खनिज। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जिस खनिज को आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, वो है क्या एक्चुअल में। एक खनिज जिसका उपयोग एल्यूमिनियम उत्पादन में किया जाता है। ठीक, तो ये थी बॉक्साइट के रेस्पेक्ट में बात की बॉक्साइट कहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, उड़ीसा में। अब देखिए जो अदर ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि इन्होंने झारखंड, ये देखिए ओडिशा, आप मैप से याद कीजिएगा चीज़ों को। ये मैप को जो इमेज के थ्रू चीज़ों में इसमें क्वेश्चंस में मेंशन किया गया है, वो इसीलिए मेंशन किया गया है ताकि आप मैप के माध्यम से चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज कर सके, अच्छे से याद रख सकें। अब देखिए अदर क्वेश्चन क्या है, झारखंड ऑप्शन, सॉरी अदर ऑप्शन है झारखंड, आंध्र प्रदेश और गुजरात। झारखंड किस लिए फेमस है, ये सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है ओडिशा, और ओडिशा का ही पड़ोसी झारखंड सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है, और सबसे बड़ा ये अभ्रक उत्पादक भी है। अभ्रक और कोयला दोनों सबसे ज्यादा कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं, झारखंड में। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन आंध्र प्रदेश की। ये प्रसिद्ध है किसके लिए, अपने मंदिरों के लिए। और यहाँ का जो मेन टेम्पल है ना, यदि कभी आप जाएं सिलेक्शन के बाद आपका मौका मिले घूमने का, तो आप जाइएगा। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर सबसे फेमस मंदिर है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, जो आता है किस श्रेणी में, सबसे धनी मंदिरों की श्रेणी में भी आता है। फोर्थ देखिए क्या है, गुजरात। गुजरात किसके लिए फेमस है, नकदी फसलों के लिए। नकदी फसल कौन सी है, एक तो हुई आपकी कपास, मूंगफली, तंबाकू, जीरा, तिल, ये सब जो फसलें होती हैं ये नकदी फसल होती हैं, और ये उसी के लिए फेमस है। दूसरा ये सोमनाथ मंदिर भी है यहाँ पर, सोमनाथ मंदिर के लिए भी फेमस है क्या, आपका गुजरात। और एक चीज़ और है कि वास्तुकला जो शैली है उसके लिए भी गुजरात काफ़ी फेमस है। आई होप इस क्वेश्चन और इसके ऑप्शन से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने उन सबको मेंशन किया है। देखिए क्वेश्चन तो और भी बहुत बन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सीरीज में आगे प्रोसीड करते जाएंगे तो बाकी फैक्ट्स को हम बाद में डिस्कस करते हुए जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज गोट द गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2019। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला। ये तब का क्वेश्चन है जब एग्जाम कंडक्ट हुआ था। अब क्या बन सकता है वो भी देखेंगे, तब क्या बना था वो भी देखेंगे। देखिए ये 2019 में जो मिले था, ये 6 कार्यकर्ताओं को मिला था। ठीक है, जो पर्यावरण कार्यकर्ता होते हैं उनको सम्मानित करने वाला ये दुनिया का एक प्रमुख प्राइज में से एक है, जो स्टार्ट हुआ 1989 में, स्टार्ट हुआ 1989 में, जिसका हेड क्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में।
और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है देखिए इसमें से जो एग्जाम में आ सकता है, 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है आलोक शुक्ला जी को, जो कहाँ से हैं, भारत से, जो कहाँ से हैं, भारत से। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकता है। इंडिया से बिलोंग करते हैं आलोक शुक्ला जी, जिनको 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दिया गया। भारत में सबसे पहले किसको मिला था, यदि भारत के रेस्पेक्ट में बात करें, मेधा मेधा पाटकर को 1992 में, 1992। अब किसको मिल रहा है दूसरी बार, आलोक शुक्ला जी को, कब, 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट और शायद लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल जूस, कौन सा ऑर्गन मानव शरीर में, कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है। देखिए जो ये बाइल जूस है, जो ये स्टोर होता है, ये होता है गैल ब्लैडर में, पिक्चर में आप देख भी पा रहे होंगे, गैल ब्लैडर में प्रोड्यूस होता है, यानी कि पित्ताशय में, सॉरी मैंने गलती से गलत बोल दिया है, स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, पित्ताशय में, और प्रोड्यूस होता है लीवर में, लीवर यानी कि यकृत में, यकृत यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, बॉडी की जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो क्या है, लीवर यानी कि यकृत। और जो अमीनो और यूरिया है ना, अमीनो और यूरिया वो भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, लीवर में। लीवर में क्या क्या प्रोड्यूस होता है आपका, अमीनो और यूरिया ऑल्सो प्रोड्यूस इन द लीवर। और जो ये है बाइल जूस, वो भी प्रोड्यूस होता है कहाँ पर, लीवर में, स्टोर होता है कहाँ पर, बेल ग्लैडर में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे, हम आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो क्वेश्चन दिया है उसके रेस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो बाइल जूस है ये हेल्प करता है किसमें, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट के इमल्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। तो ये हमारा ओवरऑल क्वेश्चंस। देखिए हमने क्या किया है, जो एग्ज़ाम हुआ है, ये एग्ज़ाम शायद 4 जनवरी को या 4 दिसंबर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तब का एग्ज़ाम था। और उससे जो 35-40 क्वेश्चन बनते थे जीएस के, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस किया है। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है एनटीपीसी एग्ज़ाम को देखते हुए। और ये जो सीरीज है, सीरीज में जो ये 3 लेक्चर हुए हैं, ये जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, मतलब पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसी के सभी जीएस के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय कर पा रहे हैं और आप इससे भरपूर लाभ ले पा रहे हैं। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, आपको चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आती जाएंगी, जो आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन होता जाएगा, और जो क्वेश्चन आगे के एग्जाम में बन सकते हैं उसका आपको एक अनुमान होगा, और क्या पैटर्न का डिफिकल्टी लेवल था या इजी था, ये सब चीज़ें भी आपको क्या होंगी, आपको माइंड में रहेंगी, आपकी तैयारी में भरपूर मदद करेंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर यहीं तक था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो आप बने रहें, चैनल से जुड़े रहें और चीज़ों को अच्छे से करते रहें। यदि चीज़ें आपको पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।